मेरे स्कूल के चौकीदार ने मुझे छुट्टी में रोक लिया और कहा, अभी तुम्हें लेने कोई नहीं आया, तुम सामने वाली क्लास में जाकर बैठ जाओ। पसीने से मेरा बुरा हाल था, मेरा यूनिफॉर्म भी जिस्म से चिपक गया था। मुझे वहां बैठे कुछ ही देर गुजरी थी कि जब अचानक ही क्लास में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके मेरा यूनिफॉर्म खींचने लगा। और जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरी जान ही निकल गई। वो तो स्कूल की छुट्टी हुए काफ़ी देर हो गई थी। सब बच्चे तकरीबन जा चुके थे। स्कूल की सहेलियां भी एक एक करके चली गई थीं। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे लेने अभी तक कोई नहीं आया था। उमूमन मेरी माँ या भाई मुझे लेने आते थे। धूप में खड़े खड़े मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने स्कूल के चौकीदार से पूछा कि मुझे लेने कोई नहीं आया, क्योंकि स्कूल का दरवाज़ा बंद होता था और जिसके भी घर से कोई आता तो चौकीदार उसे आवाज़ लगाकर बुलाता। चौकीदार ने कहा, नहीं, कोई नहीं आया। ये इलाका एक छोटा सा स्कूल था जिसमें सब इलाके के बच्चे आते थे। मैं 9वीं जमात की तालिबा थी। मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने अभी जवानी में कदम रखा ही था और मेरा सफ़ेद यूनिफॉर्म पसीने और गर्मी की वजह से मेरे जिस्म से चिपककर मेरे जिस्म को बेचैन कर रहा था। मैं परेशान सी खड़ी थी। सभी बच्चे चले गए थे और मैडम ने चौकीदार की जिम्मेदारी पर मुझे छोड़ा और खुद भी चली गईं। उन्हें किसी ज़रूरी काम से जाना था। मैंने परेशानी से चौकीदार से दोबारा पूछा कि मुझे लेने कोई नहीं आया, तो उसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगा, तुम सामने वाली क्लास में बैठ जाओ, जैसे ही कोई तुम्हें लेने आता है मैं तुम्हें आवाज़ लगा दूंगा। मेरा बस्ता बहुत भारी हो रहा था और गर्मी भी शदीद थी, इसीलिए मैं चौकीदार की बात मानकर क्लास में चली आई। एक सीट पर बस्ता रखा, मैंने पंखा चलाया और आंखें बंद करके बैठ गई। क्लास में नींद तारीकी थी, क्योंकि सारी ही खिड़कियां छुट्टी हो जाने के बाद बंद हो जाती थी। बस दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। आज स्कूल में मेरा टेस्ट था, इसलिए मैं रात देर से सोई थी और सुबह भी जल्दी जाग गई थी। अब मुझे कुछ सुकून मिला तो नींद मेहरबान होने लगी। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर मेरी आंख खुली तो कमरे में काफ़ी अंधेरा हो चुका था। रोशनी आने का वो जरिया बन गया था। मुझे बस कोई लंबा चौड़ा वजूद अपने करीब आता महसूस हुआ और मेरी जान निकलने लगी। मैंने हकलाते हुए पूछा, कौन है? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही लम्हों में वो शख्स मेरे बहुत करीब आ चुका था। मेरी हालत ऐसी थी कि बदन तो लहोने। उस शख्स ने आते ही मेरे यूनिफॉर्म को खींचना शुरू कर दिया और मेरे गरेबान के बटन खोलने लगा। मैंने मुज़ाहमत करनी चाही तो उसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैं कुर्सी से फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ी। एक थप्पड़ में ही मेरे सारे होशो हवास निकल गए। उस शख्स ने आगे बढ़कर मुझे बुरी तरह खींचकर फर्श से उठाया और टेबल पर धकेल दिया। मेरे सर से खून बहने लगा और मेरी दबी दबी सिसकियों से क्लासरूम गूंजने लगा। न जाने मेरी माँ कहाँ रह गई थी। वो शख्स मेरे कान के करीब झुककर सरगोशी करने लगा कि इतना चुस्त यूनिफॉर्म पहनती नहीं घबराती, तो अब क्यों परेशान हो रही हो? पहले कितनों दिनों से मैं तुम्हें देखकर यूं ही आहें भर रहा था और मेरी किस्मत देखो, आज तुम मेरे हाथ लग गई हो। तुम्हारा ये चुस्त जिस्म से चिपकता यूनिफॉर्म मेरे जज्बात के इम्तिहान ले रहा था। तुम्हारी गुलाब की कली की मानिंद खिलती जवानी मुझे बेचैन कर रही थी। आज मैं खुद को सैराब कर लूंगा। उस शख्स के जुमलों ने मुझे हिला कर रख दिया था, जो न जाने कब से मेरी ताक में था। मैंने तो कभी महसूस ही नहीं किया था कि मेरा यूनिफॉर्म बहुत चुस्त है। मुझे तो ऐसे ही कपड़े पसंद थे, इसलिए मैंने अम्मा से लड़कर यूनिफॉर्म भी चुस्त सिलवाना था। मैंने उठने की कोशिश की तो उसने मुझ पर काबू पा लिया। मैं बहुत मुश्किल से उससे इल्तिजा की कि मुझे छोड़ दे, मुझ पर रहम खाए। मेरी बात सुनते ही उसका मकरूह कहकहा सन्नाटे में गूंज उठा। तुम जब अपनी जवानी की नुमाइश करती हो तब तुम्हें हम पर रहम नहीं आता कि हम किस तरह तुम्हें देखकर तड़पते हैं। आज मैं तुम पर रहम नहीं खा सकता। मेरे अंदर एक तूफान है जिसे मैं नहीं रोक सकता। और उसके बाद वो मुझ पर हावी होता चला गया। आने वाला एक लम्हा मौत से बदतर था। वो वाकई एक तूफान था जो मुझे डुबो रहा था। मेरे लिए सांस लेना भी महाल हो रहा था। 1 घंटे तक वो मेरे साथ ज्यादती करता रहा। मेरे जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां उसने मुझे कोई निशान न दिया हो। और जब तक वो थक कर पीछे हटा तो अचानक ही उसका फ़ोन गुनगुनाने लगा। मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी जैसे उसके चेहरे पर पड़ी तो इधर मेरी हालत ये देखकर मेरी जान निकल गई। वो मेरे लिए कोई अजनबी नहीं था, बल्कि मैं तो उसे अच्छे से जानती थी। उसकी बहुत इज्जत करती थी और उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। जाने से पहले उसने अपने फ़ोन से मेरी बहुत सी नाज़िबा तस्वीरें बनाई और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपनी ज़ुबान खोली तो वो बहुत आसानी से मेरे गले में बदनामी का टोका डाल देगा। मैं अपनी जगह सुन हो गई। मुझे हिलने की भी कोई ताकत नहीं रही थी। मैं बहुत मुश्किल से अपना हुलिया दुरुस्त करती उठी और उसने कहा कि स्कूल के पिछली गली वाले दरवाजे से निकल जाओ और भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, अगर मेरा दोबारा दिल चाहा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब तुम अपनी मर्जी से आना, वरना। उसने मुझे धमकाते हुए अपना फ़ोन दिखाया तो मैं खौफजदा हो गई। मैंने अपना बस्ता उठाया और लड़खड़ाते कदम से स्कूल के पिछले गेट से निकलकर अपने घर के रास्ते पर चलने लगी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में मौजूद हर मर्द से मुझे घिन सी महसूस हो रही थी। आज मुझे अपना चुस्त यूनिफॉर्म भी बहुत बुरा लग रहा था। मैं बार बार अपने दुपट्टे को अच्छी तरह ठीक करती बस चली जा रही थी। 15 मिनट का रास्ता मैंने गिरते पड़ते आधे घंटे में तय किया था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो बहू मुझे देखते ही गुस्सा होने लगी कि कहाँ रह गई थी। अम्मा की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई और तेरा भाई उसे लेकर अस्पताल गया है। स्कूल के चौकीदार को कहकर भी गया था कि रहमा से कहो कि खुद ही घर आ जाए, लेकिन तुम्हें तो होश ही नहीं।
अम्मा बीमार है और तुम्हारी आवारागर्दी चल रही है। बहू को मैं एक आंख न भाती थी, इसीलिए वो खुद ही मुझ पर बरसने लगी। अम्मा की तबीयत का सुनकर मैं मजीद परेशान हो गई। अच्छी भली अम्मा को न जाने क्या हो गया था। कमरे में आकर मैंने कपड़े तब्दील किए। भूख तो मिट्टी ही चुकी थी। मेरा जिस्म शदीद दुख रहा था। रोते रोते मैं बिस्तर पर गिर गई, सो गई। और जब आंख खुली तो जो खबर मुझे मिली उसने मेरी जिंदगी बदल दी। अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही थी। शदीद गर्मी के बायस उनका सांस रुक रहा था और जब तक भाई उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा तो उनकी तबीयत मजीद बिगड़ गई और शाम तक वो जिंदगी हार गई। मेरे लिए आज का दिन किसी क़यामत से कम ना था। न इज्जत बची थी न माँ। मैं कहाँ जाती, किसको अपना दुख सुनाती। मैं अम्मा के जनाजे पर तरप करप के रोई थी। दोनों गमों के आंसू एक साथ मिलकर बह रहे थे और वो लोग मुझे तसल्ली दे रहे थे। एक दर्द वो था जो लोगों को नजर आ रहा था, जबकि एक दर्द मैं अपने अंदर ही अंदर झेल रही थी। मेरी माँ के इंतकाल को कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब मेरी बहू ने मेरे साथ बदतरीन सलूक शुरू कर दिया। घर के छोटे बड़े काम सब मुझसे करवाने लगी और मेरा स्कूल भी ख़त्म करवा दिया। स्कूल ख़त्म होने पर तो मैं बहुत सुकून में थी। अब मैं खुद स्कूल में कदम नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मेरे सर पर हर वक्त एक ही खौफ सवार रहता कि वो शख्स अगर मेरी नाज़ेबा तस्वीर किसी को दिखा दे तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। कुछ दिन गुजरने के बाद जब मुझे अपनी तबीयत में तब्दीली महसूस होने लगी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और धीरे धीरे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे जिस्म में तो एक और जान पल रही है। मेरी बहू का सलूक तो मेरे साथ वैसे ही बहुत ख़राब था। अगर उन्हें इस बारे में कुछ भी पता चलता तो वो मेरा हाल बुरा कर देती, लेकिन ये बात ज़्यादा अरसे तक तो छुप नहीं सकती थी और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आने वाले तीसरे ही महीने में मेरी बहू को पता चल गया और उसके बाद तो उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरा पूरा जिस्म नीला नीला हो गया। मेरा भाई जो कि पहले ही मुझसे दूर दूर रहता था अब तो पूरी तरह मुझसे खफा हो चुका था। उठते बैठते मेरी बहू ताने मारती और कहती कि माँ के मरते ही तूने अपनी असली हरकतें दिखाना शुरू कर दी। न जाने किसके साथ तेरी यारियां हैं और तो किससे मुलाकात करती है। वो बार बार पूछती कि बता इस बच्चे का बाप कौन है और वो खौफ के मारे एक लफ्ज़ भी ना कह पाती, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैंने उस शख्स का नाम लिया तो फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। एक दिन बहू की अम्मा हमारे घर तशरीफ लाईं तो बहू ने उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर न जाने उन्हें क्या हुआ कि वो अचानक कहने लगी कि अपने फवाद से इसकी शादी कर देते हैं। फवाद का नाम सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। वो मेरी बहू का एक 40 साला शराबी भाई था जिसे आज तक किसी ने अपनी बेटी नहीं दी थी। लोग तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे और बहू की माँ मौके का फ़ायदा उठाकर मेरी शादी उससे करवाना चाह रही थी। मैं किसी भी सूरत एक शराबी शख्स से शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने दबे दबे लफ्ज़ों में जब इनकार करना चाहा तो मेरे भाई और बहू ने मेरे खिलाफ खड़े हो गए और कहने लगे अगर ऐसी बात है तो उस शख्स को लेकर आज इसका गुनाह तो हमारे सर पर थोपने वाली है। भाई की बात सुनकर मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। मैं रोते धोते ना चाहते हुए भी फवाद से निकाह करने पर मजबूर हो गई और यूं मेरी बहू ने मेरी शादी अपने 40 साला शराबी भाई से करवाकर मुझसे अपनी जान छुड़वा ली। सारे मोहल्ले वाले शादी पर हैरान थे क्योंकि मैं सिर्फ 14 बरस की थी और बहू का भाई 40 साल का था। और जब यही बात लोगों ने मेरी बहू से कही कि क्यों तुम एक यतीम और बेसहारा बच्ची पर इतना बड़ा जुल्म कर रही हो, बहू ने रोकर सबको मेरे माँ बनने की खबर सुनाई और कहा अगर मैं इसकी अभी शादी ना की तो ये ऐसे बच्चे को पैदा करेगी जिसके बाप का हमें इल्म नहीं और उसके बाद जो बदनामी हमें उठानी पड़ेगी उसका कोई कसूर भी नहीं कर सकता। ये सुनकर तो मोहल्ले वालों ने भी अपने कानों को हाथ लगा लिया कि माँ के मरते ही मैंने कैसा चांद चढ़ाया है। वो लोग जो कल तक मुझसे हमदर्दी कर रहे थे अब मुझ पर थूकने लगे थे। सादगी से मेरा निकाह करवा दिया गया और मैं रुखसत होकर फवाद के घर आ गई। फवाद के कमरे में बैठे अभी मुझे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वो किसी खुले सांड की तरह कमरे में दाखिल हुआ और आते ही दरवाजे की कुंडी लगा ली। वो आज भी पूरी तरह नशे की हालत में था। आते ही उसने मेरे साथ ऐसा ही सलूक शुरू कर दिया जैसा कि मैं एक बार पहले भुगत चुकी थी, लेकिन इस बार तो मेरे वजूद में एक और जान निकल रही थी और मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। लेकिन फवाद किसी तरह रुकने को तैयार नहीं था। उसके अंदर का जुनून बढ़ता ही जा रहा था और वो नशे की हालत में बुरी तरह मेरे जिस्म को नोच रहा था। मैंने जो कपड़े पहन रखे थे वो फट गए थे। फवाद का बस नहीं चल रहा था वो किसी भी तरह अपनी प्यास बुझा ले और इसी वजह से मेरे जज्बात को बुरी तरह रौंदता जा रहा था। 14 साल की उम्र में ये क़यामत दूसरी बार टूट रही थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हर बार हर रात मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। फवाद की माँ सारा सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती और फवाद सारी सारी रात शराब के नशे में मुझ पर किसी तूफान की तरह बरपा रहता। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन किसी को मेरी परवाह नहीं थी। फवाद की माँ को एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी और उसके बेटे को अपने जज्बात की तस्कीन का सामान मिल गया था। मैं एक जीती जागती लाश बन चुकी थी। सारा सारा वक्त में गुमसुम सी घर के काम करती रहती और सारी सारी रात बिस्तर पर पड़ी अजियत बर्दाश्त करती रहती। जब सुबह को मुझे फवाद छोड़कर जाता तो मुझे लगता कि जैसे मुझे एक दफ़ा फिर मरने के लिए ज़िंदगी मिल गई है। मेरे हालात दिन ब दिन बदलते और ख़राब होते गए। एक रोज़ फवाद की माँ ने मुझे सब्ज़ी लेने के लिए बाजार भेज दिया क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो दिन शायद मेरी ज़िंदगी का एक और मनहूस दिन था और अभी मेरी आजमाइश ख़त्म नहीं होने वाली थी। जैसे ही मैं बाजार से सब्ज़ी लेकर सड़क पार करने लगी तो एक गाड़ी मेरे आगे आकर रुकी और शीशे के अंदर मुझे जो चेहरा दिखाई दिया मैं सांस लेना ही भूल गई। यहीं से तो मेरी बर्बादी का सफ़र शुरू हुआ था। उस शख्स ने शीशे में से इशारा करते हुए मुझे गाड़ी में बैठने का कहा। मैंने जैसे ही इनकार किया तो वो अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर लहराने लगा। मैं उसकी धमकी को तो बहुत अच्छे से समझती थी, इसलिए मजबूरन उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। वो तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच गया और गाड़ी रोककर मेरी तरफ देखने लगा।
उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा था, वो आज भी पहले जैसा लंबा चौड़ा मर्द था, लेकिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मुझे देखकर वो कहने लगा, तुम तो बिल्कुल मर के रह गई हो। मैंने उसे बताया कि मैं इस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे कदम तले ज़मीन निकल गई। वो कहने लगा, अपने शराबी शोहर का नाम मेरे साथ डालने की कोशिश ना करो। मैं पहले बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी माँ का इंतकाल होने के बाद तुम्हारी शादी तुम्हारी बहू ने अपने शराबी भाई से करवा दी और अब तुम उससे जान छुड़वाने के लिए उसकी औलाद को मेरे साथ डालना चाहती हो। मेरी हैरत की तो इंतहा न रही कि वो शख्स तो हर बात से वाकिफ था। मैंने रोते हुए उससे कहा, ये बच्चा तुम्हारा ही है। वो कहने लगा, उसे किसी बच्चे से कोई गर्ज नहीं, वो मुझे यहाँ इसलिए नहीं लाया कि मेरी दुखी दास्तान सुने। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे दुपट्टे को गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और कहने लगा, बहुत अरसे बाद तुम मिली हो। मैंने बहुत सी लड़कियों के साथ अपनी प्यास बुझाई है, लेकिन तुम जैसी हसीना आज तक नहीं देखी। तुम्हारे नर्मो नाजुक वजूद की तस्वीरें हर रात मैं आग में जलता हूँ। अब इतना अरसा गुजरने के बाद मुझे दोबारा से अपनी प्यास बुझाने का मौका मिला है। मैंने उससे इल्तिजा की, मेरी हालत तो पहले बहुत ख़राब है, अब वो मेरे साथ दोबारा कोई ज्यादती ना करे और मैं जैसे ज़िंदगी गुजार रही हूँ मुझे गुजारने दे। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और एक दफ़ा फिर उसके हाथों पामाल होने लगी। उस सुनसान जगह पर हमारे अलावा कोई और नहीं था। उसने गाड़ी में ही मेरे साथ वो सब कुछ किया जो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मेरे जिस्म पर पड़े जख्मों के निशानात देखकर वो हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हारा शराबी शौहर बहुत अच्छे से तुम्हारी प्यास बुझाता है, इसलिए शायद तुम्हें मेरी याद नहीं आती, लेकिन मेरी बीवी तो मुझे खुश नहीं कर पाती, इसलिए मैं हर रोज़ तुम्हें याद करता हूँ। मुझे ज़िंदगी मौत से बदतर लग रही थी। जब उसकी हवस पूरी हो गई तो मुझे छोड़ते हुए उसने कहा कि वो रोज़ मुझसे मिलना चाहता है और अगर मैं ना आई तो मेरे शौहर को मेरी सारी तस्वीरें दे देगा। उसने मुझे एक फ्लैट का पता दिया जो हमारे घर से बहुत करीब ही था और कहने लगा, रोज़ सब्जी लेने के बाद मुझसे मिलने आ जाया करो। मैं बगैर कुछ कहे रोती रही। मेरे सर पर ना बाप का साया था ना माँ का। भाई भी ने पलटकर कभी मुझसे ना पूछा था। शौहर मेरा शराबी था, सास के लिए मैं एक मुफ्त की नौकरानी थी। मैं जाती भी तो कहाँ जाती, मेरी सास काफ़ी बीमार हो गई थी, इसलिए अब रोज़ सब्जी लेने मैं ही जाती और मजबूरन मुझे उस फ्लैट तक भी जाना पड़ता। मेरी ज़िंदगी में दुखों का एक नया बाब शुरू हो चुका था। मैं 15 साल की होने वाली थी। एक दिन फवाद अपना मोबाइल भूलकर चला गया और मेरे दिमाग ने अचानक ही काम करना शुरू कर दिया। आखिर कब तक मैं सब जुल्म भुगत सकती थी, यही सोचकर जब मैं सब्जी लेने निकली तो फवाद का फ़ोन भी साथ लेकर निकली। तो फवाद सुबह होते ही घर से चला जाता और रात को नशे की हालत में वापस आता। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया और जब मैं उस शख्स के पास फ्लैट पर पहुंची तो मैंने उसके साथ ही बहुत सी वीडियोस खामोशी से बना ली और जब मैं वहां से निकली तो अपने घर आने के बजाय उस शख्स के घर पहुंच गई। उसके चौकीदार ने मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे दी और मैं ड्राइंग रूम में बैठी उसकी बीवी का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसकी बीवी कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर वो हैरान सी हो गई और मेरे गले लगकर कहने लगी कि रहमा, तुम इतना अरसे से कहाँ थी? तुम जैसी ज़हीन और काबिल तालिबा को खोकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अपनी माँ के इंतकाल के बाद तुमने अचानक ही स्कूल छोड़ दिया और इसके बाद मुझे अचानक ही पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। मैडम के गले लगकर मैं रो पड़ी। कई महीनों की अजियत आंसुओं के जरिए निकल रही थी। मैंने मैडम से कहा, मेरे ऊपर जुल्म मेरी बहू ने नहीं बल्कि सर ने किया है। मैडम मेरी बात सुनकर हैरान रह गईं कि मैं क्या कह रही हूँ। मैडम को मैंने बताना शुरू किया कि जब मेरी माँ मुझे लेने के लिए नहीं पहुँची तो चौकीदार ने मुझे इंतजार करने को कहा। उस दिन आपको जल्दी थी और आप भी स्कूल से निकल गई और आपके पीछे ही सर को भी स्कूल से जाना था, लेकिन वो स्कूल से जाने के बजाय चौकीदार के पास गए और कहने लगे, तुम जाओ, रहमा को मैं उसकी माँ के साथ भेजकर घर चला जाऊँगा। चौकीदार ने जब सर को बताया कि रहमा के भाई ने कहा है कि उसे अकेले ही घर भेज दें क्योंकि उसकी माँ की हालत बिगड़ गई है और उसका भाई उन्हें अस्पताल ले जा रहा है, तो सर ने ये कहकर चौकीदार को भेज दिया कि वो मुझे बता देंगे। और चौकीदार के जाने के बाद स्कूल का दरवाज़ा बंद करके वो क्लासरूम में चले आए क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अब मुझे लेने के लिए कोई नहीं आने वाला। उसके बाद मुझ पर गुजरा एक एक लम्हा मैंने मैडम के सामने बयान किया। मैडम की हालत देखने लायक हो चुकी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनका शौहर इस हद तक भी गिर सकता है। उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उसी वक्त मैंने उन्हें सारी बात पूरी तरह बता दी और ये भी बता दिया कि वो अब तक मेरे साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं। सबूत के तौर पर मैंने अपने मोबाइल में बनी वो वीडियो भी उनको दिखा दी तो वो काम कर रह गईं। उन्हें मेरी बातों पर यकीन आने लगा था कि उसी वक्त सर भी घर पर तशरीफ़ ले आए और मुझे देखकर हैरान रह गए और फिर अपनी बीवी से कहने लगे, इस लड़की की बातों का भरोसा ना करना, ये मेरे खिलाफ तुमसे झूठ बोलने आई है। लेकिन मैडम जान गई थी कि उनके शौहर के दिल में चोर है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से काफ़ी लड़कियों ने इस तरह की शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई शख्स उन्हें हरासा कर रहा है, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो सर का नाम लेती। मेरे पास तो अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए मैंने बगैर डरे सब कुछ मैडम के आगे बयान कर दिया। मैंने ये भी बता दिया कि मैं सर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, वो चाहे तो टेस्ट करवाकर मेरी बात का यकीन कर ले। मैडम को तो वैसे ही मेरी बातों का यकीन हो चुका था। उन्होंने अपने शौहर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और कहने लगी,
लगी मेरे टुकड़ों पर पड़ने वाले तुम एक नाकाम शख्स हो जो हमेशा मेरे पीछे छुपता रहा और मैं तुम्हें पालती रही, और तुमने मेरे साथ ही ऐसा धोखा किया। तुम आस्तीन के सांप निकले। तुमने मेरे ही स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। ये कहकर उन्होंने फौरन पुलिस को बुला लिया और अपने शौहर को खुद पुलिस के हवाले कर दिया। मैडम एक बेऔलाद औरत थी और सर इसी बात का फायदा उठाकर उनके पैसों पर अयाशी कर रहे थे। आज जब सारा सच खुलकर सामने आ गया तो मैडम ने मुझसे कहा मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने एक वकील से बात की और मेरी तलाक मेरे शराबी शौहर से करवा दी। कुछ अरसे में मैंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया जिसे मैडम ने अपनी गोद में ले लिया था। मैं मैडम के घर में ही रह रही थी। मैडम ने दोबारा से मेरी तालीम का सिलसिला जारी करवा दिया था। मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन मैडम ने उनकी जगह ले ली थी कि इस अदालत में चलने के बाद मैडम के शौहर को कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। जुल्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो और जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन वो अपने अंजाम को ज़रूर पहुँच कर रहता है।